आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का साइंस जो है उसे हिंदी में एक्सप्लेन करके सीखेंगे। यहाँ पे पहला चैप्टर हमने ओपन किया है। आप लोग भी बुक में पहला चैप्टर ओपन कर लें, बुक ओपन कर लें, ताकि जो कुछ भी यहाँ पे हम बताएं आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। आप जो कुछ यहाँ पे फिगर या इंडेक्स या जो कुछ भी दिया जाए, तो जिस चीज़ के बारे में हम समझाएं आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। ठीक है। भोजन यह कहाँ से आता है, यहाँ पे चर्चा की गई है। जो कुछ भी हम भोजन करते हैं उसके बारे में, और यह कहाँ से आता है, इसका सोर्स। ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोग बुक में देखते जाइए। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, यहाँ पे यह पूछा गया है। आज आपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। इस बात का चर्चा किया गया है यहाँ पे कि क्या जो हम कल खाए थे वही आज खाना खाए हैं, जो हम खाते हैं क्या वो वही खाना हमारे दोस्त भी खाते हैं। अगर साधारण तौर पे देखा जाए, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्लास में आप देखते हैं आसपास के ही बच्चे होते हैं जो साधारण तौर पे जो हम खाते हैं वही वो भी खा के आते हैं। लेकिन अगर भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमसे काफ़ी दूरी पे हैं, जो भारत के अन्य राज्य, अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो उनका खाने का जो होता है सामग्री, जो भी कुछ वो खाते हैं वो चेंज होता है। तो इसी बात पे यहाँ पे चर्चा की गई है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ और यहाँ पे क्रियाकलाप 1 दिया गया है। क्रियाकलाप का अर्थ होता है एक्टिविटी। इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए एक कंप्लीट इंग्लिश वीडियो बनाया जाएगा, और हिंदी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के लिए स्पेशल ये वीडियो बना हुआ है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें समझने में आपको परेशानी हो रही है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे तो इंग्लिश में भी एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया इंग्लिश में क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे क्रियाकलाप है तो इसे एक्टिविटी कह सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। पूरे दिन जो खाना खाते हैं आपके दोस्त, उसके बारे में चर्चा की गई है। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। विभिन्न राज्य यानी डिफरेंट स्टेट्स। अपनी नोटबुक में सारणी, सारणी का अर्थ होता है इंडेक्स, एक इंडेक्स बनाना है आपको। इस तरह का ही सारणी बनाना है आपको। यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे जो है खाद्य पदार्थों को सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध का अर्थ ये है कि आपको टेबल और प्रत्येक रो और कॉलम में भरना है। आगे देखते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। ठीक है। चित्र 1.1 यानी फिगर, जो यहाँ पे एक फिगर बताया गया है, फिगर दिखाया गया है आगे 1.1। आप बुक में अच्छी तरह से देख पाएंगे। यहाँ पे है फिगर 1.1। यहाँ पे दिखाया गया है एक केले का पत्ता है, केले के पत्ते पे कुछ खाद्य सामग्री रखा गया है। यहाँ एक बर्तन है, पॉट, इसमें पकी हुई मछली रखी हुई है, और यहाँ पे भी कुछ पकाया हुआ वस्तु, कोई खाद्य सामग्री कोई रखा गया है। अब आगे देख, पके चावल के बारे में सोचो। पका चावल जो कुछ यहाँ पे रखा हुआ है एक बर्तन में, इस जगह फोटो में उसकी चर्चा की गई है। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। 2 पदार्थ या संघटक की बात की गई है। संघटक जो कुछ भी इसमें कंटेन किया जा रहा है, रही इसमें संघटक होते हैं चावल, कच्चा चावल जो हम दुकान से खरीद के लाते हैं, और जल। इन 2 चीज़ों को मिला के तैयार किया जाता है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर का अर्थ है कि अगर चावल के अलावा और किसी खाद्य पदार्थ की बात की जाए, खाद्य भोजन की बात की जाए, तो उसमें जो है और अलग खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 2।
इसमें क्या दिया गया है, सारणी 1.1 यानी इंडेक्स 1.1 जो हमने अभी यहाँ पे एक हाफ फिगर में दिख रहा है, इसका चर्चा किया था। मैं सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए, खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि उनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इधर जो कुछ भी आपने तैयार किया है इस इंडेक्स में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिया गया है। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। कुछ पहले से दिया गया है जैसे रोटी, दाल। तो रोटी को बनाने के लिए जो है आटा और जल, ये है कच्ची सामग्री। दाल की बात की जा रही है तो दाल में कच्ची सामग्री दाल, कच्ची दाल जो हम दुकान से खरीदते हैं, जल, नमक, तेल, घी, मसाले। ये सिर्फ सामग्री दी गई है कच्ची, ठीक है। बनाने का तरीका नहीं दिया गया है, प्रोसेस नहीं दिया गया है कि दाल कैसे बनता है, बल्कि यहाँ पर कच्ची सामग्री की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं, पेज 2 में देखिए क्या है। हमने क्या देखा, हमने जो कुछ भी अभी तक एक्टिविटी की है, 2 एक्टिविटी की, तो इससे हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए। कक्षा में इस बात का चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। जो कुछ भी संघटक यानी कि कंटेन किया गया है कोई चीज़ बनाने में, तो ये आते कहाँ से हैं। जैसे चावल बनाने के लिए, पका चावल बनाने के लिए हमें चावल और जल, और रोटी बनाने के लिए आटा, जल, दाल बनाने के लिए नमक, तेल, कच्चा दाल जो मार्केट से लिए, ये सारी चीज़ों का स्रोत क्या है, यहाँ सोर्स क्या है, ये आते कहाँ से। इन खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसमें क्या दिया गया है, सारणी 1.2 जो हमने देखा था इंडेक्स 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत समान हो सकता है, ठीक है। चित्र 1.2a, अब आप फिगर देख सकते हैं अपने बुक में। 1.2 यहाँ पे दिया गया है, 1.2 ये यहाँ रहा, और ये हो गया 1.2a, और ये हो गया 1.2b। ए में जो है कुछ फल हैं, यहाँ पे फल दिया गया है, और यहाँ पे कुछ पका हुआ पदार्थ है। इसके बाद बी में मुर्गी और यहाँ पे अंडा, ये दिखाया गया है। तो इसके बारे में चर्चा क्यों किया गया है यहाँ पे। यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से ही, यह निश्चित रूप से पौधे से ही आते हैं। ए में जो कुछ भी दिया गया है वो पौधे से आते हैं। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है, ये पूछा गया है। आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों के अनेक पंक्तियाँ देखी होगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है, ठीक है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ये जो फिगर दिया गया है यहाँ पे बी वाला, ये वाला फिगर यहाँ पे जो मुर्गी और अंडा को दिखाया गया है, तो यह जो होता है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं से। दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ जो थे हमने देखा वो पौधों से प्राप्त होता है। आइए अब क्रियाकलाप 3 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। स्रोत यानी सोर्स कहाँ से आया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिया गया है। सारणी 1.3 जो है यहाँ पे 1.2 है, और यहाँ पे जो है मिसप्रिंट है 1.3 यही होगा, ठीक है। 1.3 सारणी यही होगा क्योंकि 1.2 पहले दिया हुआ है। तो यहाँ पे चर्चा की गई है 1.3 सारणी में दिए गए हैं कुछ और अन्य उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसमें और भी कुछ जोड़ने को कहा जा रहा है। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं, ठीक है। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जीवांत उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं।
दूध एवं विभिन्न दूध उत्पादन जैसे कि मक्खन, मक्खन जो होता है दूध से ही बनता है, क्रीम भी दूध से ही बनता है। अगले पेज में देखिए क्या है इसके बाद, ये घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। जो कुछ भी दूध से बनने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि मक्खन है, घी है, पनीर है, क्रीम है, इनका जो उपयोग संसार यानी वर्ल्ड वर्ल्ड के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। आगे क्या कहा गया है, क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। अन्य जंतु की बात की गई है, तो इसके अलावा क्या है, यहाँ पे चर्चा की गई गाय और भैंस की। इसके अलावा हम यहाँ पे कम मात्रा में दूध देने वाली जैसे कि बकरी हो सकती है, और इसके अलावा बकरी के अलावा ऊँट भी होता है। ऊँट से भी हमें दूध प्राप्त होता है, लेकिन ये गाय और भैंस की तरह ज़्यादा मात्रा में दूध नहीं देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। अब भोजन के रूप में पौधों के कुछ भाग हम लोग खाते हैं। पहले हम क्या खाते थे, पौधों से उत्पन्न खाद्य सामग्री, जिसे पकाकर खाद्य पदार्थ से भोजन तैयार होता था। और यहाँ पे जो है सीधे तौर पे भोजन के रूप में पौधे के भाग को हम खाते हैं। और जंतु उत्पाद भी हम चर्चा करेंगे आखिर क्या है। आगे देखिए, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधा जो भी है हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। पत्तियों वाली यानी यहाँ पे जो फिगर में दिया गया है आप देख सकते हैं, ये सरसों का एक पौधा है। और इस सरसों का पौधे के पत्ते वाले भाग को, ये जो पत्ता वाला भाग है, ये हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये जो होता है इसका साग बनता है। आप लोगों के घर में बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी आप साग खाए होंगे सरसों का, तो वो सरसों का जो है पौधा का ही एक भाग है जो खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया गया है। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना। जड़ की बात आए तो हम लोग जो जैसे गाजर होता है, मूली होता है, शकरकंद, जो कुछ भी इस तरह के खाने वाले चीज़ हैं वो जड़ से उत्पन्न होते हैं। जैसे आलू हो गया, तो ये कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी खाते हैं। जैसे फूल गोभी हुआ, वो पुष्प हो गया, एक तरह से भी भोजन के रूप में खाते हैं। इसके बाद है चित्र 1.4 में दिखाया गया है, हमने पहले ही आपको यहाँ पे दिखा दिया था। चित्र 1.4 यहाँ पे है, पादप के खाने योग्य भाग। यहाँ पे पादप का अर्थ यह है कि ये प्लांट जितने भी पादप, जहाँ भी पादप का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आप समझ लीजिएगा वो प्लांट के बारे में बात की गई है, चाहे वो बड़ा प्लांट हो या छोटा हो। ठीक है। 1.4, कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए। प्रयत्न का अर्थात है आप कोशिश कीजिए इस तरह से खाने का। सीताफल जो होता है गांव घर के भाषा में इसका नाम जो है शरीफा कहा जाता है। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ ऐसे पौधे जिसके पत्ती भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, या फिर उसका जड़ या तना, इस तरह से कोई दो चीज़, एक से अधिक चीज़ उसका खाने योग्य होता है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं। केले के पौधे के बारे में बात की गई है जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर केले की बात की जाए तो केले का जो भाग होता है, इसमें हम इसके पौधे का कोई भाग नहीं खाते हैं, बल्कि सिर्फ फल खाते हैं। और जो केले के पौधे से जो फल निकलता है, उसके आखिरी भाग में जो बना होता है डायमंड शेप में, तो ये जो होता है सब्जी के रूप में खाने के उपयोग में आता है। क्रियाकलाप 4 में देखते हैं क्या है। सारणी 1.3 जो पहले हमने चर्चा
कर लिया है। सूचीबद्ध सभी खाद्य सामग्री में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे है। ठीक है, पौधे हैं जो, अगर पौधे वाले सामग्री है तो उनको छांटने के लिए कहा जा रहा है। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होता है? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1.4 यानी कि आगे जो यहाँ पे दिया गया है इंडेक्स 1.4, इसके बारे में चर्चा की गई है। यानी अब जो है आप खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरफ पौधों की चर्चा करेंगे। यहाँ पे पौधों की, जैसे बैगन का भरता, संगठक स्रोत क्या है? बैगन। मिर्च मसाले आदि जो लगते हैं इसमें, उसकी चर्चा की गई है। कोई अन्य? और पौधों का भाग जो हमें संगठक देता है, तो बैगन का जो एक तरह से यह फल हुआ, बैगन के पौधे से जो फल हुआ उसी को हम जो है यहाँ पे भरता बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। मिर्च मसाले के रूप में ये भी फल ही है। ठीक है। और मूंग तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, और ये बीज जो है इन पौधों के बीज का इस्तेमाल तेल बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे बैगन का भरता बनाने में तेल का भी उपयोग किया गया है। तेल, तो ये तेल जो है, ये तेल आया कहाँ से? तो मूंगफली के बीज से बनता है, सरसों के बीज से, सोयाबीन के बीज से, इन अलग अलग पदार्थों के बीज से जो है तेल तैयार होता है। बीज होता है, इन चीज़ों का बीज होता है और इन्हीं के बीज का तेल बनता है। आगे देखते हैं क्या है। क्रियाकलाप 5, एक्टिविटी 5। इसमें अब क्या कहा गया है? मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। मूंग जो होता है इसे उड़द भी कहते हैं। चना और चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। जो जो कहा गया है एक्टिविटी में वो आप कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े से लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल कर आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढक कर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। फिर से उसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, अगले दिन तक के लिए। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देगा। 2 दिन लगभग लगता है। और चना हो या मूंग हो, इसमें जो है छोटा छोटा अंकुर आ जाता है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ठीक है, वो जो अंकुरित मूंग या चना जो है आप उसे आसानी से खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं, इसे उबाला भी जा सकता है, उबाल के भी इसे खाया जा सकता है। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ठीक है, अल्पाहार एक सुबह के समय जो ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं उसे अल्पाहार कहा जाता है। ये देखिए फिगर में चना, और ये है अंकुरित चना। अंकुरित चना में ये सफ़ेद सफ़ेद जो है अंकुरन आ जाता है। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिन आया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस जो फूलों से उत्पादन होता है, से फूलों से वो लाती हैं, एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित यानी कि स्टोर करती हैं। चित्र 1.7 में दिखाया गया है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। यानी ये जो होता है फूलों में, ये हमेशा उपलब्ध नहीं होता है मधुमक्खियों के लिए। ये कुछ सीमित समय में उपलब्ध होता है जिन्हें मधुमक्खियाँ चुन चुन के लाती हैं। ठीक है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं, पूरे वर्ष तक इसका उपयोग कर सकती हैं। यहाँ पे फिगर में देख लीजिए क्या है। आगे देखते हैं।
जंतु क्या खाते हैं? जंतु की अब जंतु के खाने की चर्चा की गई है। जंतु के खाने की चर्चा, क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, कुछ भी हो सकता है। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। ठीक है। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? जरूर देखा होगा अगल बगल। आप जैसे कि यहाँ पे छिपकली, कबूतर को देखा होगा, ये गेहूं के दाना या जो कुछ भी अनाज होता है वो खाया करते हैं। छिपकली जो होती है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाती है। छोटे कीट जो होते हैं वो आप खुद से भी छोटे छोटे कीटों को खाते हैं। अब आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 6। यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है जिसमें गिलहरी अखरोट खाते हुए दिखाई दे रही है। क्रियाकलाप 6 की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है सारणी 1.5 में, इंडेक्स 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखें। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1.5 जो है यहाँ पे दिया गया है और इसमें बताया गया है कि कुछ जंतु के नाम हैं। ये है जंतु के नाम और ये है खाया जाने वाला उनका खाद्य पदार्थ। तो भैंस क्या खाती है इसके बारे में हम चर्चा की गई है। तो भैंस जो घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती। ठीक है। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षियों को, छोटे छोटे उड़ते पक्षियों को अगर ये झपट्टा मार के पकड़ ले तो उन्हें खा जाती हैं, दूध पी जाती है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे चूहा दिया गया है और खाली जगह रखा गया है आपके भरने के लिए। तो यहाँ पे अब चूहा क्या खाता है? ये घर में रखे अनाज, बोरी में रखे अनाज को खा जाता है। ये आप लिख सकते हैं। शेर क्या खाता है? तो शेर जंगल में छोटे छोटे जानवरों को खाता है। बाघ क्या खाता है? बाघ भी उसी तरह शेर के ही तरह जंगलों में जो जानवर होते हैं उन्हें खाता है। मकड़ी जो होता है वो जाल लगाते हैं, वो अपना जाल में जो है मक्खी या मच्छर जो फंसता है उसे खाते हैं। छिपकली को अगर देखा जाए तो वो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाया करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। मनुष्य अभी आप काफ़ी देर से मनुष्य की ही बात पढ़ रहे हैं। मनुष्य क्या खाते हैं, कहाँ से आता है, सोर्स क्या था, वो सारी चीज़ें आपने देख ली। तितली की बात की गई। तितली जो होती है ये फूलों से रस चूसती है। रस यानी मरकंद जो अभी चर्चा किया गया था कुछ देर पहले। यह मधुमक्खी की तरह, कुछ तितलियाँ ऐसी होती हैं मधुमक्खी की तरह जो है मरकंद भक्षण करती है, यानी अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है। कौवा जो होता है यह बचे खुचे भोजन, मनुष्य के द्वारा बचे खुचे भोजन को खा सकता है। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खेतों में खा सकता है। अन्न की चर्चा की गई। अन्न में जो कुछ भी हो उनका सोर्स क्या है और उनका भोजन क्या है ये आप खुद से भी समझ सकते हैं। आप नाम जोड़ सकते हैं वहाँ पे और लिख सकते हैं उसके भोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप एक्टिविटी 7 में इसमें क्या दिया गया है? फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। अब जो कुछ भी जंतु देखा हमने, शेर, बाघ, गाय, भैंस, चूहा, कौवा, तो ये सब पशु पक्षी जितने भी थे उसको विभाजित करने के लिए बात की गई है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। पादप जो है प्लांट को कहा जाता है। जितने भी प्रकार के बड़े छोटे प्लांट होते हैं उसे पादप कहा जाता है। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी जंतु, आइए थोड़ा सा हम इंडेक्स में खुद से भी देख लेते हैं कि शाकाहारी जंतु कौन कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भैंस है। बिल्ली जो है नहीं हो सकती है शाकाहारी, क्योंकि यहाँ पे छोटे जंतु खाने की बात की गई है। और हमने चर्चा किया यहाँ पे शाकाहारी कौन जंतु हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है पौधे और पादप उत्पाद यानी प्लांट से उत्पादन की गई, जैसे इसका फल, इसका पत्ता, ये सारी चीज़ें खाते हैं तो वो हो गए शाकाहारी। तो बिल्ली जो है यहाँ पे शाकाहारी नहीं है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। चूहा जो होता है वो अनाज खाता है, यह शाकाहारी हो सकता है। भैंस, शेर जो है शाकाहारी नहीं है, बाघ भी नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। तो
मकड़ी को भी हम नहीं रख सकते क्योंकि मकड़ी जो है कीड़े मकोड़े भी खाता है। छिपकली भी नहीं हो सकती। गाय हो सकती है। मनुष्य मनुष्य दो तरह का हो सकता है, एक शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का। और आगे देखते हैं, तितली को हम शाकाहारी कह सकते हैं, कौवा को हम शाकाहारी नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह जो है खेतों में कीड़ों मकोड़ों को भी खाता है। ठीक है, तो ये कौवा नहीं हो सकता है। आइए आगे चलते हैं। क्या यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्गों में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? तो यहाँ पे हमने भी बताया मनुष्य ये हो सकते हैं। इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। तीसरे वर्ग में यानी जो दोनों चीज़ खाते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं, उसे तीसरे वर्ग में रखने के लिए कहा जा रहा है। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। सारणी 1.6 आ गया है यहाँ पे गाय हो गई शाकाहारी, और मांसाहारी में आ गया है शेर, सर्वाहारी में आ गया है कौवा और मनुष्य। कौवा जो होता है हमने बताया था शुद्ध शाकाहारी नहीं होता है, वो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, इसीलिए ये दोनों में आ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चर्चा की गई है, हम जानते हैं कि हम में से बहुत लोग ऐसे 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 हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। पर्याप्त का अर्थ होता है ये कि जितना उन्हें ज़रूरत है उतना नहीं मिल पाता है। ठीक है, हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा। पर्याप्त अर्थात जो जितना चाहिए है उतना उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे खाद्य पदार्थ काफ़ी उत्पादन हो। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। जो कुछ भी भोज्य पदार्थ हैं वो आसानी से उपलब्ध होने चाहिए और सबको उपलब्ध होने चाहिए। अब जो है कुछ वर्ड के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। वर्ड है संगठक। ठीक है, जिसको हमने बताया था, आप पहले ही इंग्लिश में बता दिया क्या कहते हैं इसे। इंग्लिश मीनिंग इसका था कंटेन। ठीक है, इसके बाद है खाद्य पदार्थ यानी ईडेबल, खाद्य पदार्थ खाने योग्य जो खा सकते हैं। इसके अलावा आगे है मरकंद। मरकंद जो फूलों से मधुमक्खियाँ लाती हैं। अंकुरित बीज जो चना को हमने जो फुलाया पानी में डाला था, कुछ देर के लिए रहने दिया था, 2 दिन लगभग, उसके बाद जो सफ़ेद सफ़ेद उसमें जड़ की तरह उत्पन्न हुए थे वो हो गए अंकुरित बीज। शाकाहारी जो खाद्य पदार्थ में पौधा या पादप उत्पाद उपयोग करते हैं। मांसाहारी वे हो गए जो जीव जंतु को खाते हैं। सर्वाहारी वो हो गए जो प्लांट पादप पदार्थ और जंतु दोनों खाते हैं। आगे चलते हैं, सारांश है। यहाँ तक हमने क्या समझा इस पूरी चैप्टर को पढ़ के, तो यहाँ पे है भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। अलग अलग प्रकार के भोजन देखा हमने। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु, यही 2 चीज़ हैं जो हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। और थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास, यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? जो हमने अभी तक पढ़ा कि अलग अलग तरह के जीव हैं। ठीक है, सारणी में हमने देखा शेर हैं, बाघ हैं, मनुष्य, गाय, भैंस, कौवा, मकड़ी, चूहा, तो अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है।
5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। 5 पदार्थ ऐसे खाद्य पदार्थ की बात की जा रही है, जैसे आपने एग्जाम्पल में सरसों देखा था, उसी प्रकार से चना का हो सकता है। चना का भी हम लोग जो है, जो प्लांट होता है, जो पादप होता है चना, उसका पत्ता पत्ता वाला भाग खाते हैं, तना वाला भी भाग साग के रूप में खाते हैं, और इसका फल जो होता है वो खाते हैं। इसके अलावा और 4 आप जोड़ सकते हैं कुछ भी। इसके बाद है कॉलम 3, क्वेश्चन 3 कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से करना है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है। दूध, दही, पनीर, घी, यह हो जाएगा सभी जंतु उत्पाद हैं। ठीक। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये क्या है, ये सभी जो हैं सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ की बात की गई है तो ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ठीक। शाकाहारी की बात की जाए तो ये हो गए पादप एवं पादप को खाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एक्टिविटी और एक्सरसाइज कर लिया है हमने। अब देखते हैं 4 नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी शब्द है, पादप शब्द है, दूध, गन्ना, मांसाहारी। अब पढ़ते हैं हम। बाघ एक मांसाहारी होगा, एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कह सकते हैं। तोता केवल डैश उत्पाद खाता है तो यह जो है पादप उत्पाद खाता है। तोता को आप देखे होंगे, वो फल खाता है, मिर्ची खाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पादप उत्पाद है। जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दूध जो होता है गाय, भैंस, बकरी से उत्पन्न होता है। अब आगे है लास्ट, हमें चीनी जो है डैश से मिलती है तो वो गन्ना से मिलती है। ठीक है, चीनी हमें कहाँ से मिलती है, गन्ना से। आगे देखिए क्या है। प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं आखिर इसमें दिया क्या गया है। थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे है। सोचने के लिए बातें, पढ़ सकते हैं इसे, कुछ देर समय है। क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? यह आप खुद से सोचें और अपना एक्सपीरियंस बनाएं। इसके बाद दूसरा है, हम भोजन की बर्बादी किन उपयोग से रोक सकते हैं? हम जो कुछ भी भोजन करते हैं उसमें जो बच जाता है, जैसे कि खाद्य पदार्थ जो हमारे थाली में जो कुछ भी खाने के लिए मिला, उसमें से खाने के बाद जो बच गया, उस बर्बादी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम जो खाते हैं उसी की चर्चा नहीं, बल्कि बड़े बड़े भोज पार्टी जो होता है, शादी ब्याह जो होता है, उसमें खाते समय खाने के बाद जो कुछ भोजन बच जाता है, जो फेंका जाता है, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं कि वो उससे बर्बाद होने से कैसे रोका जाए। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज चैप्टर 1 विज्ञान का चैप्टर 1 समाप्त। यह चैप्टर था भोजन, यह कहाँ से आता है। इसके बाद हम चैप्टर 2 देखेंगे। कोई